तो दोस्तों इस समय मार्केट में बढ़िया करेक्शन चल रहा है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वॉच लिस्ट में अपने कुछ स्टॉक्स को ऐड करने की। आज हम बात करेंगे स्किपर लिमिटेड के बारे में और इसके वैल्यूएशन को देखेंगे और किस लेवल्स पर ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दे दूं, ऑलरेडी मैंने इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है स्किपर का। और अगर कंपनी की यहाँ पे बात करें तो 3 सेगमेंट में कंपनी कार्य करती है। एक इसका आता है इंजीनियरिंग डिवीजन, एक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन और एक आता है पॉलीमर डिवीजन। इंजीनियरिंग सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये पावर ट्रांसमिशन टावर्स हो गए, रेलवे स्ट्रक्चर हो गए, बहुत बड़े हाई लोड वाले यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गए, जो कि बहुत ही कम हमारे देश में कंपनियां ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाती है एंड स्कीपर इज वन ऑफ देम। और उसके बाद अगर आप देखेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स वगैरह बनाते हैं, मोनोपोल्स वगैरह बनाते हैं, टेलीकॉम टावर्स बनाते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे इंजीनियरिंग सेगमेंट में बहुत बड़ा डिवीजन है इनका। और इन सब में एक खास बात ये है कि कंपनी जो है एक तरीके से इन सभी स्ट्रक्चर के मैन्युफैक्चरिंग में इनको खड़ा करने में जो भी बैक साइड में जो भी काम होता है, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसके बाद का जो काम होता है, जैसे रॉड्स को गर्म करना, उसके बाद उनकी उनमें जो है तो फोर्जिंग वगैरह करने का, ये सारा काम कंपनी जो है इन हाउस करती है। लेकिन अगर इनके कॉम्पिटिटर की बात करें तो सिर्फ यही एक ऐसी कंपनी है जो ये सारा काम इन हाउस कर लेती है। और यही रीजन है कि इसके मार्जिन्स जो हैं इसके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो 400 केवी से ज़्यादा के यहाँ पे जो भी ट्रांसमिशन टावर यहाँ पे कंपनी बनाती है, उस क्षेत्र में यहाँ पे बिड करने वाले हमारे देश की अगर हम बात करें तो हार्डली 2 या 3 कंपनियां हैं, उनमें से स्किपर इज वन ऑफ देम। और इस सेगमेंट की बात करें तो 10% का मार्केट शेयर यहाँ पे स्किपर होल्ड करता है। और ये स्टॉक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे टीएडी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस सेगमेंट में बहुत बड़ा टेलविंड देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में अगर इस सेक्टर में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हम बात करें तो लगभग 96,000 करोड़ रुपए रहा है। और गवर्नमेंट जो है अगले 6 साल में 9 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है वो इन्फ्यूज करने वाली है। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे इतना पैसा आएगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेलविंड हमें देखने को मिल रहा है। और इसका बेनिफिट सिर्फ इसके पर ही नहीं, जितनी भी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सेगमेंट में कार्य करने वाली जो भी ईपीसी कंपनियां हैं उन सभी को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा स्किपर की अगर हम बात करें तो 3 लाख मेट्रिक टन पर एनम का यहाँ पे इनकी जो कैपेसिटी है उसको ये अभी लगभग 75,000 मेट्रिक टन पर एनम से जो है तो बढ़ाने वाले हैं। तो नेक्स्ट 2 मंथ में इनका ये जो कैपेसिटी एडिशन है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। और कंपनी यहाँ पे बोल रही है कि हर साल ये 25% से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और नेक्स्ट 3 ईयर में इनकी कैपेसिटी नियरली 6 लाख मेट्रिक टन पर एनम की हो जाएगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो 10% के कांस्टेंट यहाँ पे मार्जिन है और मैनेजमेंट जो है बहुत ही कंजर्वेटिवली होकर के बोले हैं कि 10 से 11% के ही इनके मार्जिन रहेंगे, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की ये बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो पिछले साल का इनका जो रेवेन्यू था नियरली 3200 करोड़ रुपए था और वहां से अगर देखा जाए तो आज की डेट में इनके पास लगभग 6,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं और आगे भी ऑर्डर इनफ्लो आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और मैनेजमेंट जो है अपने ग्रोथ की जो गाइडेंस दिया है वो नियरली 25% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है। आज के डेट में अगर हम इनके वैल्यूएशन की बात करें तो 49 का पी चल रहा है। वैल्यूएशन की बात मैं जस्ट लास्ट में करूंगा कि मैं इसको कैसे देखता हूं। यहाँ अब बात कर लेते हैं इनका एक दूसरा डिवीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। हाँ, इंजीनियरिंग सेगमेंट से अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 75% का रेवेन्यू आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है तो नियरली 10% के रेवेन्यू आते हैं। और आपका एक और सेक्शन है पॉलीमर सेगमेंट, यहाँ से 15% का रेवेन्यू कंपनी के पास आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि ये बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है, ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाला सेगमेंट है और यहाँ पे मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। तो कंपनी इन मार्जिन्स को एक्सपेंड करने के लिए क्या कर रही है कि बड़े ऑर्डर्स में ही बिड करने की कोशिश कर रही है, अब छोटे ऑर्डर्स लेना बंद कर दी है। और पॉलीमर सेगमेंट की बात करें जहां से नियरली 15% का रेवेन्यू आता है, तो यहाँ पे पाइप्स वगैरह कंपनी बनाती है खुद के। हालांकि पॉलीमर पाइप सेगमेंट में बात करें तो इनके नियरली 5% के मार्जिन है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज की बात करें 10 से 12% का मार्जिन है वहां पर। तो कंपनी अगर ये मार्जिन अपने इंक्रीज कर लेती है, इंप्रूवमेंट लाती है, यहाँ पे अपनी सेल्स को बढ़ा लेती है, तो
यहाँ पर पे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कोप है कंपनी के ओवरऑल मार्जिन इंक्रीज़ होने का। हालाँकि इस सेगमेंट में कंपनी नई है, नया-नया सेगमेंट है, मैनेजमेंट उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस सेक्टर में पॉलीमर पाइप में, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। ऑल्दो इंडस्ट्री में हमें जो है तो उतना बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड है ये सेगमेंट, बहुत सारी छोटी-छोटी कंपनीज़ भी हैं इस सेक्टर में, जिसकी वजह से यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं हम टेक्निकल्स की। तो यहाँ पे ये 50 वीक मूविंग एवरेज है। जब-जब स्टॉक यहाँ पे आने की कोशिश किया है, एक रिबाउंड यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन वो बुल रन था। बुल रन में ऐसे छोटे-मोटे करेक्शन आते हैं और उसके बाद फिर एक तेज़ी देखने को मिलती है, एंड वंस अगेन यहाँ पे स्टॉक एक बार फिर से आने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पे भी ये 200 डे मूविंग एवरेज के पास में स्टॉक आने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे कई बार जो है रिबाउंड देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कई दफ़ा यहाँ पे स्टॉक ने जो है तो रिबाउंड लिया है। अब बात कर लेते हैं एक बार वैल्यूएशन की। तो अगर आप देखेंगे सेल्स 3282 करोड़ रुपए गए थे, और अभी तक ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 4100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी यहाँ पे कर चुकी है। अब यहाँ से अगर हम देखें कंजर्वेटिव होकर के, एकदम मैंने यहाँ पे पूरी कंजर्वेटिव अप्रोच ली है, क्योंकि 2 क्वार्टर के अभी भी रिजल्ट बाकी हैं यहाँ पे इसके पर में, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, और यहाँ पे अगर 25-25% का ग्रोथ भी देखने को मिला, तो ओवरऑल यहाँ पे रेवेन्यू में आपको जो है तो लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिल सकता है। एंड सिमिलरली अगर नेक्स्ट ईयर उस 500 करोड़ में भी 25% बढ़ा, तो यहाँ रेवेन्यू और बढ़ सकता है, और यहाँ पे भी और ज्यादा रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट मैं एक कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि अगले 2 क्वार्टर में फ्लैट से भी रिजल्ट आते हैं तो भी रेवेन्यू इतना ही होगा। मार्जिन मैंने सिर्फ 10% लिया है, एक साल में बस 0.5% से इंक्रीज किया है, एंड वापस यहाँ पे 10% का मार्जिन ले लिया है। तो पूरी अप्रोच कंजर्वेटिव है, और देखेंगे किस तरीके के वैल्यूएशन निकल के आते हैं। अगर देखा जाए तो पिछली बार का जो पैट था वो 89 करोड़ रुपए का था, और यहाँ पे सिमिलर सा अगर देखा जाए तो 115 करोड़ रुपए के यहाँ पे पैट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और इसी पैट पर अगर देखा जाए तो अभी का जो इनका करंट पी चल रहा है वो नियरली 49 का पी चल रहा है। तो 25% की ग्रोथ के लिए सेक्टर में जहां टेलविंड है, वहां पे मतलब एक डिकेडल अपॉर्चुनिटी मेरे को लगती है अगले 2000, क्योंकि 31 तक यहाँ पे गवर्नमेंट का जो है तो इस प्लान है कि उसमें लगभग जो है तो 9 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर करने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में गवर्नमेंट का पुश देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा टेलविंड देखने को मिल सकता है। तो 49 का पी 25% की ग्रोथ बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे महंगा नहीं लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो पैट जो है वो 2000 FY27 की अगर हम बात करें तो वहां तक 209 करोड़ रुपए के पैट आ सकते हैं। और 466 के लेवल पे जो कि करंट प्राइस चल रहा है, वहां पे अगर FY27 का मल्टीपल देखा जाए तो 25 का निकल के आ रहा है, जो कि फेयरली वैल्यूड मेरे को लगता है। उसके बाद अगर प्राइस गिरता है तो ये वैल्यूएशन और भी सस्ते होंगे फॉर FY27। अभी अगर आज की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं मानता हूं कि अगले 2 क्वार्टर में 200 करोड़ रुपए ज्यादा भी यहाँ पे अगर कंपनी करती है, तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूं टैक्स का जो है तो लगभग 6-7 करोड़ रुपए और निकाल दूं, यहाँ पे 15 करोड़ रुपए और ऐड कर देता हूं, तो 130 के प्रॉफिट आएंगे, और वहां से अगर पी देखा जाए तो वो 40 का पी हो जाता है, और 40 के पी में 25% की ग्रोथ निकालेंगे तो वो 1.6 का पेग रेशियो आता है, विच इज नॉट ओवर वैल्यू। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर 450 के नीचे आता है तो वहां से इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया जा सकता है, जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। ऑल्दो मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, और हो सकता है कि मैं बायस्ड हूं, दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज नॉट एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन। बाकी अभी रिसेंटली एक आईपीओ लिस्ट हुआ है इसी सेक्टर में, ट्रांसरेल। हालांकि वो कंपनी भी काफी बढ़िया लग रही है, लेकिन मुझे उसमें एक ही रिस्क समझ में आता है कि वहां पे उसका कुछ काफी जो इन्वेस्टमेंट है वो बांग्लादेश में भी है, और वहां से कैसे कहानी निकल के आती है, कैसा क्या रहेगा। हालांकि मैनेजमेंट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं उसका बांग्लादेश से ऐसा कोई जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसका कंपनी पर कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पेमेंट जो है सब ऑन टाइम रिसीव हो जाएंगे। बट स्टिल स्कीपर भी जो है तो इंटरनेशनल बिडिंग करती है, एक्सपोर्ट्स पर जो है तो काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर पर ध्यान दे रही है। रिसेंटली पिछले क्वार्टर में इनको कुछ एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर भी मिले हैं, तो यहाँ पे वहां पे क्या है कि मार्जिन भी बेटर होते हैं। तो कंपनी कोशिश कर रही है कि बाहर जो है तो एक्सपोर्ट का जो है तो परसेंटेज जो है रेवेन्यू में उसको भी इंक्रीज करे।
बाय द वे, पावर सेक्टर की थीम को प्ले करने के लिए दोस्तों आप लोगों के पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आपको क्या लगता है कि स्कीपर में किन लेवल्स पर बाइंग ज्यादा सही रहेगी, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।